सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मूवेबल, मूवेबल मतलब है चलने वाली, चलायमान, या चल संपत्ति भी कहते हैं हिंदी में उसको, और जंगम संपत्ति भी कहते हैं। मूवेबल जिसको हम मूव कर सकते हैं। द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंड टू इंक्लूड कॉर्पोरेल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फेस्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। और जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशित है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है। हर भांति की मूर्त मतलब जो कि चल सकती है या जिसको हम कहते हैं मूवेबल हो सकती है। इसमें लेकिन शामिल कौन नहीं है? भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हों। मतलब एक तो धरती अपनी जो है वो, जैसे हमने कहा ये प्लॉट है मेरा, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ गया। और वे चीजें जो भूबद्ध हैं, भूबद्ध से मतलब उसमें पेड़ खड़े हुए हैं, कोई मशीनरी उसमें गड़ी हुई है, लगी हुई है, लेकिन तब तक मूवेबल नहीं है जब तक कि ये धरती से जुड़े हुए हैं। मान लो पेड़ को काट दिया जाए, मूवेबल हो जाएगा, सॉरी इमूवेबल नहीं, इमूवेबल तो है ही। जैसे पेड़ है वो इमूवेबल है, लेकिन इसको काटा तो मूवेबल हो जाएगा। कोई मशीनरी मान लो जमीन में गड़ी हुई है, लेकिन उसको मैं जमीन से निकाल दिया और जैसे ही निकाला तो वो मूवेबल हो जाएगी या जंगम संपत्ति में, अचल संपत्ति में आ जाएगी। उन्होंने क्या कहा है? भूबद्ध हैं या किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़े हुए हों, इनके अंतर्गत नहीं आती हैं। जो जमीन से जुड़ी हुई हैं या जमीन में लगी हुई हैं या जमीन में कोई लगी हुई चीज है, जकड़ी हुई चीज है, उससे अटैच हैं, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी। और जैसे उनको उनसे हटाते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी में वो कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो हम कहते हैं ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल किया या चल किया तो उसकी चोरी हो सकती है। सदोष अभिलाभ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। मतलब जो विधिक रूप से उसको पाने का पात्र नहीं है और वो उसको पाता है। मतलब क्या कह रहे हैं वो? सदोष अभिलाभ से मतलब है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा। कैसा? विधि विरुद्ध साधन मतलब अनलॉफुल, ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। मतलब लीगली वो व्यक्ति अधिकार नहीं रखता उस संपत्ति को प्राप्त करने का, और वो उसको प्राप्त करता है कैसे? विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, अनलॉफुल एक्ट करके उसको, अनलॉफुल मीन्स के द्वारा वो प्रॉपर्टी प्राप्त करता है, जबकि उसको उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है और वो उसको प्राप्त करता है। तो क्या कहलाया जाएगा? सेक्शन 20 के अंतर्गत वो कहलाएगा रॉन्गफुल गेन। सदोष अभिलाभ उसने किया है। और वहीं इसी में सेक्शन 23 में ही सदोष हानि की परिभाषा दी है उन्होंने, रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि भाई जिस व्यक्ति को उस संपत्ति को रखने का राइट है लॉफुली और वो उसको नहीं रख सकता या वो उससे प्राप्त नहीं कर सकता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा। मतलब सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। पता पड़ा उसको राइट है उसको रखने का, उसको प्राप्त करने का, लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं करने दी जाए या उससे वो छीन ली जाए, जबकि उसको वैध अधिकार रखने का, तो क्या कहलाया जाएगा? कि सदोष हानि हुई है। तो सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है वह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रहता है, और तब भी जबकि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है वह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। इसको बस सामान्य भाषा में समझें यदि, तो इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को अधिकार नहीं है संपत्ति को रखने का और वो उस संपत्ति को अर्जित कर देता है, ले लेता है और अपने पास रखे रखता है, तो सदोष अभिलाभ कर लिया उसने। और जिस व्यक्ति की है संपत्ति उससे उसको छीन लिया गया है या उसको उससे वंचित कर दिया गया है, जबकि उसको वैध रूप से हकदार है वो उसको अपने पास रखने का, क्योंकि उसके पास लॉ है, उसके पास विधिक अधिकार है और वो उसको उसके पास नहीं रखने दिया जाता है। तो क्या कहा जाएगा? कि सदोष हानि हो रही है। तो एक देखने वाली बात यह है कि अगली जो परिभाषा आ रही है उस अगली परिभाषा में सदोष वो समझाया जाएगा बेईमानीपूर्ण व्यवहार। और बेईमानीपूर्ण जो व्यवहार है उसको समझाने के लिए हम देखें यदि, तो उसमें सदोष अभिलाभ और सदोष हानि दोनों आ जाएंगे, तब बेईमानी की परिभाषा बन जाएगी कि बेईमानी होती क्या है। तो बेईमानी की परिभाषा हम देखें यदि सेक्शन 24 में, तो वो कहती है डिसऑनेस्टली whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। मतलब दो शब्दों से बेईमानी पूर्ण डिसऑनेस्टली की परिभाषा आराम से दी जा सकती है कि जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है विद इंटेंशन, कौन सा?
कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप करे और दूसरे अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारक करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। एक व्यक्ति की संपत्ति है जिसको मिलना चाहिए उससे तुमने छीन ली या उसको नहीं दे रहे हैं, और जिसको नहीं मिलना चाहिए तो उसको प्रदान की जा रही है, तो मतलब वो उसको रखने का हकदार नहीं है, और वो जो रखने का हकदार है उससे वो छीनी जा रही है। तो कैसा व्यवहार है ये? डिसऑनेस्टली या बेईमानीपूर्ण व्यवहार इसको कहते हैं। सेक्शन 25 में कपट की परिभाषा दी है। कपट पूर्वक मतलब fraudulently a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। ठीक है, जो कोई इस आशय से कार्य करता है कि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, यह कहा जाता है कि यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है किंतु अन्यथा नहीं, इसके अलावा नहीं। मतलब कपट करने के आशय से कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो कहलाया जाएगा कि वो उसने काम कपट पूर्वक किया है। मतलब इंटेंशन उसका होना चाहिए। यदि उसका इंटेंशन नहीं है कपट करने का और धोखे से उससे हो गया है तो वो कपट की परिभाषा में नहीं आएगा। तो कपट की परिभाषा में कब आएगा? जब उसने विथ इंटेंशन किया है, मतलब उसका इंटेंशन ऐसा करने का था कि सामने वाले के साथ कपट हो, उसको जानबूझ के उस धोखा देना चाहता था, तब उस इंटेंशन के प्रभाव को यहाँ पे कपट पूर्वक लिया जाएगा। मतलब इंटेंशन है, मतलब सीधी बात है, मेंस रिया है वहां पे कपट करने का, तभी कपट पूर्वक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ऐसा ये कपट कर रहा है उसने, लेकिन क्यों किया है? क्योंकि उसके पीछे इंटेंशन था कि यदि उसको मैं कार दे रहा हूं अपनी किराए से और उस कार में ब्रेक फेल है या ब्रेक थोड़ी देर बाद फेल हो जाएंगे जब वो पहाड़ी पर होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं इंटेंशन उसको नुकसान पहुंचाने का है, तब क्या कहलाएगा? वो कपट किया है। क्यों कर किया है कपट? जो कपट करने के आशय से उसने वो कपटपूर्ण काम किया है, वो चीज छुपाई है। वो इंटेंशन उसको किस बात का है कि वो उस चीज को छुपा ले जिससे सामने वाले को नुकसान हो जाए। तो इंटेंशन क्या है? कपट करने का है, तब कपट है। अब उसको खुद पता नहीं है कि उस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है और फिर उसने गाड़ी दे दी किराए से। हालांकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी जिम्मेदारी थी अपनी गाड़ी को चेक करना, लेकिन वो चेक नहीं कर पाया, लेकिन उसको पता नहीं था। लेकिन यहाँ पे उसको पता भी है और जानबूझ के उसने दी भी है, तब कहलाएंगे अपन कि कपट पूर्वक काम किया गया है। सेक्शन 26 है जो कहता है विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है तो तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है या अन्यथा नहीं। मतलब हेतु रखता है मतलब कोई व्यक्ति, जैसे मैं बिलीव कर रहा हूं कि ये सामने रखी हुई बोतल सैनिटाइजर की है, तो मुझे पता है कि ये सैनिटाइजर की है क्योंकि इसे सैनिटाइजर के रूप में खरीदा है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो सैनिटाइजर का है। मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने मेडिकल से खरीदा है और उस मेडिकल वाले ने मुझे उसके पैसे भी लिए हैं और उसमें कंटेंट्स क्या लिखे हैं, क्या क्या है वो सब उसमें लिखा हुआ है। तो मुझे आधार मिल रहा है कि इसमें जो लिखे हुए कंटेंट्स इसमें है और उसकी स्मेल भी वैसी आ रही है और उसका इफेक्ट भी वैसा हो रहा है, तो मैं उस आधार पे कह सकता हूँ कि हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि ये सैनिटाइजर है। तो जो विश्वास कर रहा है तो उसको पूरा विश्वास करने का आधार होना चाहिए, तब माना जाएगा कि उसको वो व्यक्ति विश्वास करने का कारण रखता है। A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस सिर्फ इतना बात हो रही है यहाँ पे कि सिर्फ वो विश्वास करने का कारण रखता है और उसके पीछे उसका रीजन है हेतु के, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कहेंगे। सेक्शन 27 है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। अब सेक्शन 27 आता है अपना और जो बात करता है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ अ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code। मतलब इस संहिता के अंतर्गत ये माना जाएगा यदि पत्नी, क्लर्क और सेवक के पास कोई संपत्ति है और उसके पति किसके व्याप्य है, उस व्यक्ति के व्याप्य है या व्यक्ति के कारण है, तो यह माना जाएगा कि वो उस व्यक्ति के ही कब्जे में है, वो उस संपत्ति का वो कब्जा रखता है, मालिक। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त मतलब उसके व्याप्य उस व्यक्ति की पत्नी के पास है, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है मानी जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया मान लो पत्नी के कब्जे में कोई इलीगल वस्तु पाई जाती है या उसके जो क्लर्क है उसके पास कोई इलीगल वस्तु पाई जाती है या कोई सर्वेंट है उसके पास कोई इलीगल वस्तु पाई जाती है, वो उनके अधीन काम करता है, तो यही माना जाएगा कि उस व्यक्ति के कब्जे में है। इसका मतलब ये हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है कि उस व्यक्ति ने वो क्राइम किया है, आर्म्स रखने का, नार्कोटिक ड्रग्स रखने का या अन्य कोई ऐसी काम जो अवैधानिक हैं वो सब उसके पास वस्तुएं वहां पे हैं। तो ये मतलब एक इसका तात्पर्य ये है कि वो किसके कब्जे में है? उस व्यक्ति के कब्जे में है जिसका वो नौकर है, जिसका वो क्लर्क है या जिसकी वो पत्नी है। मतलब जो पत्नी रख रही है उसका पति या जो मालिक है उस नौकर का या वो क्लर्क का जो
मास्टर है वो उसके कब्जे में है, ये माना जाएगा। भले ही वो उसके क्लर्क के पास हो, चाहे वो उसके सेवक नौकर के पास हो, चाहे वो पत्नी के पास हो, तो क्या माना जाएगा? तो उसी व्यक्ति के कब्जे में है, भले ही वो उसके कब्जे में ना हो, लेकिन वो उसके कब्जे में है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसके कब्जे में है ना। यहाँ पे स्पष्टीकरण कह रहे हैं वो, लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक हैं। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट हो, मान लो लिपिक है, कोई सेवक है, अस्थायी टेम्परेरी है वो, उसके बाद विशिष्ट अवसर मतलब उसी दौरान में जब वो लिपिक या सेवक है तो उसके पास कोई ऐसी चीज पाई जाती है तो उसका मतलब ये है कि वो उसी व्यक्ति के कब्जे में है। ऐसा नहीं कि कोई हमेशा हमेशा के लिए हो गई। जब वो विशिष्ट अवसर की बात कर दी उन्होंने और उस अस्थायी कर्मचारी की बात कर दी, भले ही वो अस्थायी था लेकिन उसी दौरान, विशिष्ट मतलब उसी दौरान में उसको वो पाई गई उसके पास, तो कहलाएगा। पता पड़ा कि कोई आज किसी के पास नौकर है या लिपिक है, लेकिन आज से 1 साल बाद उसके पास कुछ पाया जाता है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मालिक की नहीं है जिसके पास वो 1 साल पहले था।